सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी ऑल इन वन। सो दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप सभी जने जो बिल्कुल कहते वेल हेल्थी एंड सेफ एंड सुरक्षित होंगे, राइट। तो बिना देरी किए हुए आज हम जल्दी से आपके लिए लेके आए पीएफ विड्रॉल का सेकंड पार्ट, जो कि आज टॉपिक जो होता है कि फॉर्म 15G कैसा भरा जाता है, जिसमें कि मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था कि पीएफ क्या होता है, पीएफ की कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, जो कि ये एक स्ट्रीट वीडियो था। और इसके सेकंड पार्ट भी जो एक स्ट्रीट वीडियो है, जिसमें कि हम सीखेंगे कि फॉर्म 15G कैसे भरा जाता है, जो कि ये मैंने स्ट्रीट वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ ये 2019 और 20 की है। लेकिन जो कहते इसके अलावा भी जो मैंने खुद फॉर्म 15G भरा है, जो कि 2022 और 23 का है। आगे फ्यूचर में जो भी ये कोई वीडियो देखेगा, चाहे वो 23, 24, 25, 26, 33, 30 तक, मतलब सालों साल क्यों ना हो, उसमें बस आपको न्यूमेरिकल चेंज करना। जहाँ पे मैंने जो 2023 और 2022 और 23 किया हुआ है, वहाँ पे ओनली आपको 2024, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 इस तरह से करके आगे कहते फॉर्म फिलअप और कहते अल्फ़ाबेट को चेंज करते जानी है, राइट। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे शुरू करते हैं, स्ट्रीट वीडियो को। और जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स है, जल्दी से आके चैनल को क्या करेंगे, सही समझा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। क्योंकि इस चैनल में आपको वही वीडियो मिलती है जो आप चाहते हैं, राइट, और वही चीज़ें बताया जाता है जो आपको समझ आता हो, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस केस में आपका टीडीएस कटता है पीएफ विड्रॉल पे। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ईपीएफओ के सर्कुलर पे, जो कि लेटेस्ट सर्कुलर है टीडीएस के रेस्पेक्ट में, जो कि 20 मई 2019 को इशू किया गया है। इस सर्कुलर के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि रूल 8 ऑफ पार्ट ए जो है पूरा गवर्न करता है टीडीएस के रूल्स को। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किसी पर्सन का टीडीएस नहीं कटेगा इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस विद हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years ऑफ मोर। तो अगर किसी पर्सन ने 5 साल या उससे ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट सर्व कर दिया है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय इन 3 रीजंस की वजह से अपना जॉब छोड़ता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। वो 3 रीजन कौन से हैं? पहला है इल हेल्थ, यानी अपनी कोई शारीरिक समस्या की वजह से अगर वो जॉब छोड़ता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाने की वजह से, यानी अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है उसकी वजह से अगर जॉब छोड़ता है एम्प्लॉय और अपना पीएफ विड्रॉ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। और इसके अलावा ऐसा कोई रीजन है जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसकी वजह से वो जॉब छोड़ने पर पीएफ विड्रॉ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है एक तरह से। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाइल कंटिन्यूइंग द पीरियड ऑफ continuous service, the period or periods of continuous service rendered under former employers shall be counted for the purpose of 1 and 2 above। यानी जब 5 years की काउंटिंग होगी तो केवल प्रेजेंट एम्प्लॉयर की सर्विस नहीं देखना है, इसमें आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स की सर्विस भी इंक्लूड की जाएगी। अब देखते हैं कि जो टीडीएस की रेट होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ 7.3 में पढ़ सकते हैं कि अगर आप 50,000 के ऊपर का पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपका 10% की रेट से टीडीएस कटता है। यानी अगर आप 1 लाख पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें से 10,000 रुपए कट जाएगा, तो आपको 90,000 आपके बैंक में क्रेडिट होगा। अब ये जो 10,000 का टीडीएस कटा है, ये आप बाद में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं, अगर आप उस रिफंड के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपका टैक्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ज्यादा कट गया है तो उस केस में आप उसका रिफंड ले सकते हैं, पर वो रिफंड लेने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने का वेट करना पड़ेगा। और ये रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट प्रोवाइड हिज हर पैन और प्रोवाइड्स एन इनवैलिड पैन, देन द डिडक्शन विल हैव टू बी मेड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं ईपीएफओ पोर्टल पे, या फिर आप कोई इनवैलिड या गलत पैन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी एक इंडिविजुअल के जो मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट होता है वो होता है 30%, प्लस उसमें 4% का आपको एजुकेशन सेस लगता है, यानी 31.20 के आसपास आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आपका पैन नंबर ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है। तो अगर किसी पर्सन का पैन नंबर अपडेटेड नहीं है ईपीएफओ पोर्टल पर, या फिर उसका गलत पैन नंबर अपडेटेड है और वो 1 लाख रुपए का पीएफ का विड्रॉ करता है, तो उस केस में उसका 31.20% से टीडीएस कट जाएगा, यानी उसका 31,200 रुपए कट जाएगा और उसका जो बैंक में क्रेडिट होगा वो केवल 68,800 रुपीज होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस कटे हुए 31,200 को रिफंड लेने में उसे काफी सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये उसके फॉर्म 26
एज के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड नहीं होगा, क्योंकि उसका पैन नंबर या तो नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है। तो उस केस में हो सकता है उसे ये 31,200 का रिफंड मिल ही ना पाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पैन नंबर सही अपडेटेड होना चाहिए ईपीएफओ पोर्टल पर, तभी आपको प्रोसीड करना है अपने पीएफ विड्रॉल के लिए। तो यहां से अगर मैं सारी चीजों को समराइज करके बताऊं, तो अगर आप 50,000 से कम का पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप 5 साल की टोटल सर्विस के बाद अगर पीएफ विड्रॉ करते हैं तो पीएफ का अमाउंट जो भी हो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कब कटना है? जब आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आपकी जो टोटल सर्विस है वो आपकी 5 साल से कम है, उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है और आपका पीएफ का विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ऊपर है, उस केस में आपको फॉर्म 15G फिल करना होता है ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि आपको फॉर्म 15G किस केस में फिल करना है। तो आप देख लेते हैं फॉर्म 15G क्या होता है। तो ये फॉर्म 15G एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि सर मेरी जो एनुअल इनकम है साल भर की वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, मेरा कुछ भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, इसलिए मेरा टीडीएस न काटा जाए। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली फिलअप करके ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड कर देते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आपका 100% जो भी पीएफ का बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक फॉर्म है और इसकी डाउनलोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुल मिला के 3 पेजेस की एक पीडीएफ का फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको केवल पार्ट 1 यानी फर्स्ट पेज आपको फिलअप करना है, सेकंड और थर्ड पेज आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड पेज पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम यानी जो आपको पे कर रहा है उसके लिए रिलेवेंट है। तो आपको केवल फर्स्ट पेज को फिलअप करना है। तो आपको करना यह है कि इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद इसे पेन से प्रॉपर्ली फिल करना है और फिर इसे पीडीएफ में स्कैन करके आपको अपने पास रख लेना है और पीएफ विड्रॉल की प्रोसेस के समय इस फॉर्म को अपलोड कर लेना है। तो सेम प्रोसेस मैंने भी किया था अपने पीएफ विड्रॉल के समय, तो उस समय मैंने अपना फॉर्म 15G भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हाइड की हुई है। तो इस फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फॉर्म 15G कैसे फिलअप करना है। सबसे पहला कॉलम आपका नेम ऑफ द असेसी का है, तो यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। दूसरा जो कॉलम है वो पैन नंबर ऑफ असेसी का है, तो जो भी पीएफ होल्डर का पैन नंबर है 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा वो आपको लिख देना है। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। फोर्थ है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आपको वो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सितंबर 2019 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में फॉल होता है, तो यहाँ पे 2019-20 आपको लिख देना है। सपोज आप अपना पीएफ 31 मार्च 2020 के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2020-21 लिखना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पर रेसिडेंट लिख के चलना है। कॉलम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा। उसके बाद कॉलम नंबर 13 में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। अब यहाँ पर जो स्पेस दे रखी है वो काफी कम दे रखी है, तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, पर आपको इस तरीके से लिखना है कि क्लियरली समझ में आए। इसके बाद कॉलम नंबर 14 में आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 15 पे, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने आज तक कभी आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो यस पे टिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे टिक करना है। अगर आपने यस पे टिक किया है तो आपने जो भी लेटेस्ट आईटीआर फाइल किया होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरे केस में जो लेटेस्ट आईटीआर फाइल हुआ था असेसमेंट ईयर 1920 का था वो मैंने मेंशन कर दिया। अब आते हैं कॉलम नंबर 16 पर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका जो पीएफ का विड्रॉवल है वो कितने रुपए का है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पेंशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको केवल पीएफ का अमाउंट कितना आपका विड्रॉ हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे केस में 1.5 लाख के आसपास का था तो मैंने 1,50,000 लिख दिया। कॉलम नंबर 17 अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जो पीएफ का विड्रॉल का अमाउंट है उसको मिलाकर आपकी अदर इनकम कितनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरी पीएफ विड्रॉल के अलावा 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, तो मेरी 2,50,000 का मेरा टोटल यहाँ पर अमाउंट हो गया। आई होप कि आपको कॉलम नंबर 17 क्लियर है। यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉल के अमाउंट के अलावा आपकी जो भी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 18 में आपको बताना है कि ये जो फॉर्म 15G आप भर रहे हैं इसके अलावा आपने कहीं पे फॉर्म 15G दिया है क्या। तो मोस्टली जो पर्सन एफडी कराते हैं तो वहां पर बैंक में वो अपना 15G फिल करते हैं, तो आपने भी अगर बैंक में फॉर्म 15G फिल किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरे केस में और कहीं 15G नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर मैंने NA किया। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फाइल्ड, तो आपके जितने भी फॉर्म 15G फाइल हुए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो मेरे केस में यहाँ पर ये पहला फॉर्म 15G है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। आपके केस में अगर आपने डिफरेंट बैंक्स में एफडी
के लिए दे रखा है, तो जितने भी 15G आपने भरे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 15G फील्ड, तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम लिख देना है सेम कॉलम नंबर 17 जैसे। इसके बाद कॉलम नंबर 19 में आप फॉर्म 15G जिस इनकम के लिए भर रहे हैं उसका आपको डिटेल देना है। तो सीरियल नंबर 1 लिख के आप आइडेंटिफिकेशन नंबर में पीएफ और यूएन नंबर मेंशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम में आप लिख दीजिए पीएफ विड्रॉवल। यहाँ पे जो सेक्शन मेंशन करना है इनकम टैक्स का वो मेंशन करना है 192A, क्योंकि जो पीएफ पे टीडीएस कटता है वो सेक्शन 192A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कटता है। इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, तो जो भी आपका पीएफ का टोटल अमाउंट है जो कि हमारे केस में 1.5 लाख है वो आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद ये वेरिफिकेशन है छोटा सा, यहाँ पे आईवी में आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 लिखना है। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में 31 मार्च 21 लिखना है। इसके बाद अगेन सेम प्रीवियस ईयर एंडिंग में आपको 31 मार्च 2020 लिखना है और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपको 31 मार्च 2021 लिखना है। प्लेस लिखना है, आपका डेट मेंशन करना है और सिग्नेचर कर देना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया केवल आपको पेज नंबर 1 भरने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्ली फॉर्म 15G को फिल करके अगर आप ईपीएफओ पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं रिलेवेंट सेक्शन में, तो आपका फिर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये आपने देखा ये कितना सिंपल सा एक प्रोसेस था फॉर्म 15G फिलअप करने का। पीएफ विड्रॉल का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इजी तरीके से अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें इस चैनल को, ताकि वो भी इस प्रकार की प्रोसेसेस से अपडेट हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो गाइस ये तो हुआ आपका स्टेज वीडियो। अब मैंने जो फॉर्म 15G कैसे भर रखा है चलिए उस पर एक बार नज़र मारते हैं। सो गाइस ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है टैक्स इनकम जो है आपका रूल नंबर 196 और फॉर्म नंबर 15G है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भर रखा है। इसमें मैंने कुछ डिटेल्स जो है मैंने ऐसे ब्लर किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको क्या क्या करना है ये आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे जो मेरा पहला जो है यहाँ पे नेम है ना, दूसरा यहाँ पे जो पैन कार्ड नंबर है, ओके, और तीसरा जो है मेरा मैं कौन से साल में भर रहा हूँ उसकी डिटेल्स है जो कि 2022-23 का है। रेसिडेंट में रेसिडेंट आएगा, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल आएगा। उसके बाद ये छोटे छोटे कॉलम दिए हुए जो कि एड्रेस में काफ़ी जगह वाकई स्पेस कम है, मैंने बहुत ही कंजेस्टेड टाइप से लिखा हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे मेरा 14 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मेरा जो अभी फुल एंड फाइनल एक कंपनी का था जहाँ पे सिर्फ मैंने 3 महीने काम किया था, तो वहाँ पे 3000 का मेरा जो अमाउंट है जो कि मैंने 3000 यहाँ पे नोट कर दिया। और 3000 के अलावा जो है यहाँ पे मेरा बाकी रकम है जो 1.5 लाख समथिंग है जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी, ये 3000 को इंक्लूड करके, ओके। तो यहाँ पे जो और दूसरे कॉलम में पूछा गया 18 में कि मैंने अभी तक कोई ITR भरी है या नहीं, कोई भी FD या फिर फाइनेंशियल समथिंग एज, राइट। तो मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा। तो मेरे फर्स्ट टाइम जो 15G है तो ये मैंने फॉर्म फिल किया हुआ, राइट। इसके अलावा जो दूसरा मेरा टोटल अमाउंट जो मैंने यहाँ पे भरा था PF और अदर इनकम, तो ये मैंने दोनों इंक्लूड करके यहाँ पे अपडेट कर दी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो PF अकाउंट नंबर और ये कहते हैं PF का UN नंबर मैंने डाल दिया। आप चाहे तो PF नंबर दोनों मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो एक भी, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हो कि नेचर्स ऑफ इनकम यहाँ पे PF विड्रॉल है, ठीक है। ये कौन सी सेशन में फॉल करता है ऑलरेडी आपको बता दी गई, सेशन 192A में फॉल करता है जो कि अमाउंट है मेरा 3000 रुपये, ओके। यहाँ पे मैंने अपनी साइन कर दिया है। अब जो यहाँ पे आपका आता है कि आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी रखी है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है कि SIV यहाँ पे अपना नाम आ रहा है, ठीक है। और किस साल को जो ये ख़त्म होगा, यानी कहते जो अभी जैसे कि 2022-23 है तो ये जो ख़त्म होगा साल वो 31 मार्च 2023 को ख़त्म होगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है क्योंकि 2022-23 का है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पे 2024 का है जो कि 31 मार्च को जाएगा। अगेन जो सेम डेट आपको जो 31 मार्च 2023 के यहाँ पे अपडेट करना है, फिर 31 मार्च 2024 के यहाँ पे अपडेट करनी है। यहाँ पे आपको जिस भी एरिया से वहाँ डेट, लेटेस्ट डेट और यहाँ पे साइन करके आप इसे स्कैन करके या फिर आप फ़ोटो खींच के भी PDF फॉर्म में ऑनलाइन कन्वर्ट करके अपना PF विड्रॉल कर सकते हैं। और ये आपको दोनों तरफ से काम आ जाएगा, चाहे वो आपका पेंशन हो या PF हो। सबसे पहले आपको PF विड्रॉल करना है, उसके बाद आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तब जाके आपको दोनों सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप पहले पेंशन करेंगे फिर आप पहले बाद में PF करेंगे तो कई बार ये आपका रिजेक्ट होने की चांसेस होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया हो और आपको कंप्लीट समझ में भी आ गया हो। तो इसी तरह हमारे जो सभी वीडियो आप देख लीजिए, आपको जो भी आपकी टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियो इसमें बनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब वीडियो मिलता है, वो सब जानकारी मिलता है जो अदर्स यूट्यूबर आपको नहीं देते हैं, राइट। यहाँ पे आपको सभी चीज़ के पार्ट बाय पार्ट, अपडेट बाय अपडेट मिलते रहते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लगातार देखते रहिए। जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स से चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबाते रहिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हुआ। सो बी सेफ, बी हेल्थी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्लीप।